राजा ज़ीशान हैदर बात कर रहा हूँ। मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए अपना तारुफ कराया। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, कल का दिन एफ ब्लॉक पर गुजारो और परसों तुम दोनों डी ब्लॉक पर पहुँच जाना। वहाँ वन अल्फा तुम्हारा मुंतज़िर है। डी ब्लॉक का रास्ता तुम्हें सूबेदार रमज़ान से मालूम हो जाएगा। और मेरे ठीक है सर कहने पर इसने खुदा हाफिज़ कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। यकीनन आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। मेरे रिसीवर रखते ही सूबेदार रमज़ान मुस्तफसिर हुआ। जी सर, सरदार ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। एक आदमी को खाना लाने का कहकर वो हमसे गपशप करने लगा। हमारे दिन भर की कार्रवाई चूँकि अपनी फ़ौज के लिए ही कोई राज की बात नहीं होती, इसलिए हमने इसे मुकम्मल तफसील से सब कुछ बता दिया। सारी तफसील सरदार ने सुनाई थी। इसकी बात ख़त्म होती ही सूबेदार रमज़ान ने बाकायदा हमें गले लगाकर हमारी पीठ थपथपाई थी। इसी वक्त ताज़ा खाना तैयार होकर आ गया। गरम गरम रोटियों और भेड़ के गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमने मिल्क पाउडर की बनी चाय पी और बिस्तर में घुस गए। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद सख्त थकन महसूस हो रही थी। वज़ीरिस्तान ने हमें काफ़ी सख्त अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहा था। किस्मत अच्छी थी, वरना सरदार कबील ख़ान के आदमियों ने तो हमें मारने में कोई दकीका फरोज़ गुज़ाश्त नहीं किया था। अगला पूरा दिन हम एफ ब्लॉक पर आराम करते रहे। सपहर के वक्त हमने सूबेदार रमज़ान से डी ब्लॉक का रास्ता मालूम कर लिया था, जहां वन अल्फ़ा हमारा मुंतज़िर था। इसने दूर की एक पहाड़ी की जानिब इशारा किया और साथ हमें वहां तक जाने के रास्ते के बारे में भी तफसील से बता दिया। अगली सुबह का इंतज़ार करने के बजाय हम शाम का खाना खाकर डी ब्लॉक का रास्ता नापने लगे। अमेरिकन स्नाइपर का कंपास मेरे पास मौजूद था। यूं भी इसकी घड़ी में भी एक जदीद कंपास फिट था। डी ब्लॉक का फासला वहां से 9-10 किलोमीटर के पोस्ट एफ ब्लॉक से ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़ थी। कंपास की मदद से हम ऊंचे नीचे रस्तों और खुश्क तर नालों को अबूर करते हुए रात 1 बजे के करीब डी ब्लॉक के करीब पहुंच गए थे। संतरी को अपनी पहचान कराने के थोड़ी देर बाद ही हम वन अल्फ़ा से मुआनका कर रहे थे। वो 35-36 साल का खुशरू जुबान था। इसका ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से था। इसका रैंक मेजर और नाम औरंगज़ेब खटक था। वो हमसे बड़े पुरतपाक अंदाज से मिला। गुज़िश्ता दिन की तफसील सुनकर इसने हमें एक बार फिर शाबाश दी और मतलब की बात पर आ गया। कबील खान का ताल्लुक वज़ीर कौम से है और इसके पास 1500-1600 का लश्कर यानी कि लड़ाका लोग मौजूद हैं। इसका असल इलाका वादी शवाल में मौजूद गांव अलाम खेल है, जहां तक अभी आर्मी नहीं पहुंची। ये इंडियन एजेंसी रॉ का ख़ास पुर्जा है। दूसरी एजेंसियां भी इसी से काम लेती रहती हैं। बहरहाल ज़्यादा अरसा बच नहीं सकेगा। तुम दोनों को एक ख़ास काम के बाद इसकी सरकोबी के लिए जाना होगा। वादी शवाल में हमारे 3 आदमी मौजूद हैं, लेकिन वो खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। वो बस राब्ते का एक ज़रिया ही होंगे। इनमें सबील खान नामी आदमी तुम्हारे साथ राब्ते में रहेगा। इससे भी तुम SS के कोड नाम से चैनल 7 पर राब्ता कर सकते हो। वो अपना कोड नाम अल्फ़ा 2 बताएगा। सरदार ने पूछा, ख़ास काम क्या है सर? यहाँ एक बुलंद चोटी ज़ख़ीरा टॉप है, जहाँ दहशतगर्दों के 2 स्नाइपर मौजूद हैं। इनमें से एक का नाम जुल्जदैन और दूसरे को मुर्शद के नाम से जाना जाता है। तुम्हें यकीनन हैरानी होगी कि जुल्जदैन नामी आदमी पाक आर्मी की कमांडो बटालियन से भगोड़ा होकर दहशतगर्दों के साथ शामिल हुआ है। यूनिट में किसी ऑफिसर से इसका झगड़ा हुआ और ये बागी होकर दहशतगर्दों के पास चला गया और फिर यहाँ रुपए पैसे की वाफर दस्तयाबी ने इसे मज़ीद शह दी। ये दोनों बहुत अच्छे स्नाइपर हैं। हमारे शहीद होने वाले जिस जवान की सर में गोली लगी तो हमें मालूम हो जाता है कि ये जुल्जदैन की फायर की हुई गोली है और छाती में लगने वाली गोली को मुर्शद की हरकत माना जाता है। जंगल टॉप पर दहशतगर्दों के मजबूत मोर्चे बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर की शैलिंग भी वहाँ फ़ायदेमंद नहीं होती। वहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही 2 आदमी हैं और इन्हें किस तरह निशाना बनाना है ये आप दोनों की सवाबदीद पर है। वैसे जुल्जदैन का नाम कि मैंने सुना हुआ है। मैंने ताईदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। कमांडोज़ के साथ एक कोर्स के दौरान इसकी गायबाना तारीफ़ सुनी थी। सही पहुँचे। मेजर औरंगज़ेब ने इस बात में सर हिलाया। अगर हम दोनों जंगल टॉप पर जाकर खुद को दहशतगर्द जाहिर करें तो यकीनन इन्हें आसानी से जहन्नम वासिल कर सकेंगे। सरदार ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये लोग बहुत शातिर हैं। किसी नए आदमी पर एतमाद नहीं करते और इनके पास आने वाले दहशतगर्द किसी सरदार या एजेंसी की वसासत से ही आते हैं। यूँ नहीं कि कोई भी आदमी मुंह उठाकर इनके पास पहुंच जाए। हमारे जो आदमी इनमें शामिल हैं वो भी हमने जाने कितनी मुश्किलों से इनका हिस्सा बनाए हैं। दूसरा जो आदमी करीब जाकर किसी दहशतगर्द को हलाक करेगा, खुद इसका बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। और मैं तुम दोनों जैसे तरबियत याफ्ता और बेहतरीन स्नाइपर्स को इतने सस्ते में कुर्बान नहीं कर सकता। शुक्रिया सर। मैं इसकी पुरखुलूस बात सुनकर जवाब बोला। वैसे ज़ख़ीरा टॉप के करीब कोई ऊंची चोटी मौजूद नहीं है। ज़ीरा किल से शुमाल की जानिब एक बुलंद चोटी वचा नराय है, जिसका ज़ख़ीरा पोस्ट से हवाई फासला 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन वो ऐसी जगह है जहां फ़ौज
पोस्ट नहीं बना सकती, क्योंकि एक तो पानी का नज़दीक तरीन चश्मा भी इससे इतनी ही दूर है कि रोज़मर्रा ज़रूरियात का पानी वहां तक पहुंचाना नहायत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वहाँ गाड़ी का रास्ता भी मौजूद नहीं है, इसलिए राशन भी ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। इसके बेस में पोस्ट बनाने में ये कबाहत है कि दहशतगर्द आर्जी तौर पर बच्चा नाराय की चोटी पर चढ़कर आर्मी को निशाना बना सकते हैं। इस तरह की चंद और मजबूरियां भी हैं। अलबत्ता तुम लोग इस चोटी को आर्जी तौर पर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और यकीनन इसके लिए तुम्हें हैवी स्नाइपर भी दस्तयाब होगी, क्योंकि इस जगह से ज़ख़ीरा टॉप ड्रैगनों की रेंज से बाहर हो जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, आज मारा जाने वाला अमेरिकन स्नाइपर हमारे लिए बैरेट M107 का तोहफा छोड़ गया है। बैरेट M107? मेजर औरंगज़ेब के लहजे में हैरानी थी। मैं वजाहत करते हुए बोला, जी हाँ, ये भी हैवी स्नाइपर ही है। तुम लोगों के पास नज़र तो नहीं आ रही? मैं जवाब देते हुए बोला, एक जगह पर छुपा दी है, और हो सके तो इसका एमुनेशन मंगवा दें, क्योंकि इसके साथ हम सिर्फ 27 गोलियां ही हमें मिली हैं। अच्छा, मैं अपने पास लिख लेता हूँ। इसने नोटबुक निकाल कर इस पर बैरेट M107 का नाम लिख लिया, और हाँ, ग्लॉक 19 का एमुनेशन भी। मुझे अचानक पिस्तौल याद आ गया, जिसकी चंद गोलियां ही मेरे पास रह गई थी। मेजर औरंगज़ेब ने फ़ौरन कहा, इसके 50 गोलियां मेरे पास मौजूद हैं, जाते हुए लेते जाना। शुक्रिया सर। मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया। मेरा ख्याल है ये घड़ी भी तुम्हें अमेरिकन स्नाइपर ही से हाथ लगी है। इसने मेरी कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ इशारा किया। जी सर, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अगर पसंद है तो मैं आपको दे दूँ। मैं ज़रूर लेता अगर तुम्हें इसकी कीमत मालूम होती, और तब तो ये पेशकश करते। इसने गोया इंकशाफ करते हुए कहा, यह घड़ी पाकिस्तानी करेंसी में कम से कम 1.5 लाख की होगी। सर, अभी चंद माह पहले जब हम अमेरिका में स्नाइपर कोर्स कर रहे थे, इस वक्त इसकी कीमत 3000 अमेरिकन डॉलर के करीब थी। आपने तो इसकी कीमत आधे से भी घटा दी है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर खिफ़त भरे तासुरात नमूदार हुए। माजरत खाहूँ, मैंने मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा था। कोई बात नहीं सर, ये ले। मैंने घड़ी कलाई से उतार कर इसकी जानिब बढ़ाई। मेरा ख्याल है अपने अल्फाज का पास आप ज़रूर रखेंगे। किन अल्फाज का? इसने हैरानी से पूछा। यही कि अगर मुझे इस घड़ी की कीमत मालूम होती और मैं तब भी आपको तोहफा देना चाहता तो आप ज़रूर कबूल कर लेते। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, मैंने सोचा शायद तुम नावाकफियत की बिना पर मुझे दे रहे थे। नहीं, मैं इसलिए आपको दे रहा था कि आपके हाथ पर ये अपनी पहचान करा सकेगी। हम जैसे अगर इतनी कीमती घड़ी बांध लें तो देखने वाले इसे नकल ही समझते हैं। शुक्रिया ज़ीशान। इस मरतबा वो घड़ी मेरे हाथ से लेकर अपनी कलाई पर बांधने लगा। मैंने जेब से अपनी पुरानी घड़ी निकाल कलाई पर बांधी। अच्छा, हम ज़ख़ीरा टॉप की बात कर रहे थे। मेजर औरंगज़ेब ने गुफ्तगू का रुख दोबारा हमारे मिशन की तरफ मोड़ा। सर, इतनी दूर से हमें पहचान कैसे होगी कि फ़लाँ शख्स जुल्जुदैन या मुर्शिद है? मैंने काफ़ी देर से जहन में किलबलाते हुए सवाल को अल्फाज की सूरत में ढाला। अच्छा सवाल है। इसने सर इस्बात में सर हिलाते हुए मेरे सवाल को पसंदीदगी की सनद से नवाजा। ज़ख़ीरा टॉप से हमारी पोस्ट ई ब्लॉक और शाहजहान शहीद पोस्ट पर ज़्यादा फायर आता है। मज़कूरा दोनों पोस्टों पर कोई आदमी आड़ लिए बगैर हरकत भी नहीं कर सकता, और ज़ख़ीरा टॉप में इन स्नाइपर ही की वजह से इन दोनों पोस्टों पर एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक के लिए फायरी खंदकें खोदी गई हैं। अब होगा ये कि वो हमें अपना मंसूबा बताने लगा। इसकी बात ख़त्म होते ही हम दोनों ने बैक ज़ुबान कहा, समझ गए सर, गुड। इसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और फिर मज़ीद मालूमात हमारे गोशगुजार करने लगा। हम सुबह की नमाज़ पढ़ कर सो पाए थे। अगले दिन शाम को खाना खाकर हमें रुखसत करते वक्त मेजर औरंगज़ेब ने कहा, मैं अगले 10 दिन यही हूँ, इसके बाद शायद मैं वाना चला जाऊँ, लेकिन किसी न किसी की वसातत से तुम्हें मेरे अहकाम और हिदायत मिलती रहेंगी। ठीक है सर, कहकर हमने इससे अलविदाई मुआनका किया और वहाँ से रवाना हो गए। डी ब्लॉक से लगी नाराई का ज़मीनी फासला 15-16 किलोमीटर से ज़्यादा बन रहा था। हमने वहाँ से लगी नाराई का ही रुख करना था, क्योंकि इसके दामन में हमने बैरेट M107 छुपाई थी। इसके बगैर तो विचा नाराई से ज़ख़ीरा टॉप पर फायर करना नामुमकिन था। सुबह के 3 बज रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ रुके बगैर हमने बैरेट M107 ली और वहीं से विचा नाराई की तरफ बढ़ गए। ड्रैगनो राइफल भी मैंने वहाँ नहीं छोड़ी थी, क्योंकि बैरेट M107 से फायर करने के बाद इसको मैंने कहीं छुपा देना था। ये राइफल हमें किसी ख़ास मौका पर ही ज़रूरत पड़ना थी, वरना ड्रैगनो की रेंज मेरे लिए काफ़ी होती। यूँ भी इसका वज़न ड्रैगनो से काफ़ी ज़्यादा था, और इतनी वज़नी राइफल को हर वक्त साथ फिराना आसान काम नहीं होता।
जबकि इसकी ज़रूरत भी कभी कभी पड़ना थी। तुलुए आफ्ताब तक हम विचानाराई के दामन में पहुंच गए थे। एक मुनासिब गार ढूंढकर हमने अपना सामान वहीं रखा। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ती। यूं भी अप्रैल का महीना ख़त्म होने को था। बुलंदी पर अलबत्ता अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। खासकर तेज़ हवा सर्दी की शिद्दत को बढ़ा देती थी। नवंबर और दिसंबर में तो बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती थी। सरदार को आराम करने का कहकर मैं बेरेटा M107 को बैग से निकाल कर जोड़ने लगा। राइफल को मुकम्मल जोड़कर मैं गार के धाने पर आ गया। गार के सामने काफ़ी घने दरख्त थे। दरख्तों के साथ एक छोटी सी टेकरी पर लेटकर मैंने 500 मीटर के फासले पर एक छोटा पत्थर चुना और मतलूबा रेंज लगाकर एक गोली फायर कर दी। आला क्वालिटी की साइलेंसर की वजह से हल्की सी ठक की आवाज़ आई थी और पत्थर 2-3 टुकड़ों में बटकर बिखर गया था। हर स्नाइपर अपनी राइफल की सिफरकारी अपने तरीके से करता है। सिफरकारी का मतलब है राइफल को दुरुस्त निशाना लगाने के लिए जांचना, और ज़रूरी नहीं कि एक स्नाइपर की सिफर की हुई राइफल से दूसरा स्नाइपर भी दुरुस्त निशाना लगा पाए, क्योंकि हर इंसान की मास्टर आई मुख्तलिफ होती है। इसके बावजूद अमेरिकन स्नाइपर की सिर्फ सिफर की हुई राइफल हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे मिजाज के मुवाफिक रही थी। बहुत से काराइन को तो शायद ये भी मालूम ना हो कि मास्टर आई होती क्या है। फायर करते वक्त हर शख्स को एक आंख बंद करके फायर करना पड़ता है, और दुरुस्त फायर के लिए ज़रूरी है कि हर फायरर अपनी मास्टर आई खोल कर फायर करे। वो ज़रूरत तो नहीं, लेकिन काराइन की मालूमात के लिए मास्टर आई मालूम करने का तरीका दर्ज कर देता हूँ। अपना बायां बाजू मुकम्मल खुद कर अपनी शहादत की उंगली खड़ी करें और अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए इस उंगली से किसी भी निशाने पर शिस्त लें। अब बारी बारी अपनी दोनों आंखें बंद करके देखें कि किस आंख को खुला रखते हुए इस निशाना पर शिस्त बरकरार रहती है। बस वही आपकी मास्टर आई है। एक गोली 1000 मीटर के फासले पर फायर करके मैंने राइफल के सिफर होने का यकीन किया और वापस गार में पलट आया। बैग खोलकर सामान का जायजा लेते हुए मैं बेख्तियार अपना सर पीटने लगा। इसमें रखी NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। 2-3 दिन पहले जीरा किल पर अगर ये साइट हम इस्तेमाल करते तो रोशन खान पार्टी के कई बंदों को निशाना बना सकते थे। हालांकि अमेरिकन स्नाइपर से सामान कब्जा करते वक्त मैंने अच्छी तरह NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट को देखा था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी इस वक्त ये साइट जहन सी से निकल गई थी। ये एक बेहतरीन साइट है और स्नाइपर राइफल पर लगाकर इससे रात के अंधेरे में भी फायर किया जा सकता है। मेरे हाल जो बेवकूफ़ी होना थी वो तो हो चुकी थी, इस पर मातम करने से कोई फ़ायदा नहीं था। घर के ठंडे फर्श पर पाँव पसार कर मैंने अपने सफरी थैले से चनों के बने हुए गजाइये से भरपूर बिस्किट निकाल कर खाने शुरू कर दिए। बिस्किट खाकर मैंने घर से बाहर जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाकर चाय बनाने लगा। सरदार अपनी मर्जी से दोपहर को 12 बजे उठ गया था। इसके बिस्तर से निकलते ही मैं लेट गया। थकावट से यूं भी आंखें बंद हो रही थीं। सरदार की आवाज़ देने पर आंख खुली तो शाम का अमलगजा अंधेरा छा रहा था। रात के वक़्त विचानाराई की बुलंदी तय करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये काम अगले दिन पर उठाकर हमने वो रात भी इसी गार में गुजारी। सुबह सवेरे हम बिल्कुल ताज़ा दम थे। चाय पीकर हमने विचानाराई की चढ़ाई पर कदम रखना शुरू कर दिए। ज़खीरा टॉप से इसकी बुलंदी ज़रा ही कम थी, लेकिन इसकी चढ़ाई नहायश दुश्वार गुजार और ख़तरनाक थी। मुसलसल ऊपर चढ़ते हुए हमें 2 घंटे लग गए थे। विचानाराई की चोटी ऐसी थी कि वहाँ रिहाइश नहीं बनाई जा सकती थी। इस जगह हवा भी खासी तेज़ चल रही थी। एक पथरीली चट्टान से टेक लगाकर हम सुस्ताने लगे। ज़खीरा टॉप वहाँ से साफ नज़र आ रही थी। 2 बैंकर सामने थे और बाकी खुदाई करके पहाड़ के अंदर बनाए गए थे। मैंने दूरबीन निकाल कर जायज़ा लिया। एक आदमी इन बैंकर्स के ऊपर टहलता नजर आया। आईकॉम पर मैंने ई ब्लॉक से रब्ता किया। हम बटालियन में पहुँच गए हैं, ओवर। मैंने कोडवर्ड में इन्हें बताया कि हम अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। पोस्ट कमांडर ने जवाब दिया, शाबाश, कल छुट्टी है, निकल जाना। बाकी पोस्ट की फिक्र ना करो, हम चुकरना है, ओवर। ठीक है, वापसी पर दूसरे चैनल बात होगी, और ओवर एंड ऑल कहकर मैंने बातचीत ख़त्म कर दी। मैंने इसे बता दिया था कि हम विचानाराई की बुलंदी पर तैयार बैठे हैं। मुझे यकीन था कि मेजर औरंगजेब खटर फील्ड टेलीफोन पर इन्हें सारा मंसूबा समझा चुका होगा। सरदार, तैयार हो जाओ। बेरेटा M107 की 2 पाई खोलकर मैंने मुनासिब जगह पर लगाई और राइफल कॉक करके इसके पीछे लेट गया। सरदार ने सबसे पहले तो LRF लेज़र रेंज फाइंडर निकाल कर फासला नापा।
1710 मीटर कहकर इसने LRF आंखों से हटाया और विंड मीटर निकालकर हवा की रफ्तार नापने लगा। 15 किलोमीटर फी घंटा हवा की रफ्तार बताकर विंड चार्ट देखने लगा। इस दौरान मैं ज़खीरा पोस्ट का जाविया देखने लगा। ज़खीरा पोस्ट हमसे बुलंद थी और फायर करते वक्त बुलंदी, गहराई और मतवाजी हदफ पर फायर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अपनी पोजीशन से नीचे फायर कर रहे हों तो कशिश शकल की वजह से गोली आगे जाएगी, और जब अपनी पोजीशन से ऊपर फायर कर रहे हों तो गोली पहले लगेगी। फायर करते वक्त स्नाइपर को बुलंदी और पस्ती का फ़र्क निकालना पड़ता है। हकीकत में स्नाइपिंग एक साइंस है, और जब तक एक स्नाइपर राइफल को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सके तो कामयाबी के हुसूल में नाकाम रहता है। मैं बमुश्किल मुकम्मल तैयार हो पाया था कि हदफ मुझे नजर आ गया। बेरेट M107 की ताकतवर टेलीस्कोप साइट में मुझे 2 आदमी भागकर बैंकर से निकलते दिखाई दिए। एक ने दोनों हाथों में स्नाइपर राइफल उठाई हुई थी। बैंकर की छत पर स्नाइपर को दो पाई पर लगाकर वो इसके पीछे लेट गया, गोया वही मेरा हदफ था। मैंने सरदार को आई कॉम ऑन करने की हिदायत की। इसी वक्त ज़खीरा पोस्ट पर लेटे स्नाइपर ने गोली फायर की और फिर मुक्का ऐसे लहराया जैसे इसने कामयाबी से फायर कर दिया हो। इसके साथ ही वो घुटनों के बल बैठकर दूरबीन में ई ब्लॉक का जायजा लेने का। 3, 2, 1 मैंने आहिस्ता से दोहराया और 1 सेकंड इंतज़ार करके ट्रिगर दबा दिया, जबकि सरदार ने वही हिंद से आई कॉम पर दोहराते हुए एक के बाद एक फायर कहा। इसके साथ ही ई ब्लॉक की तरफ से 12.7 mm का ब्रस्ट चलाया गया। मज़कूरा स्नाइपर सर के बाएं जानिब मेरी गोली खाकर पुश्त के बल गिरा था।